आपने माइक निकाल के चले गए थे यहाँ से, मैं बातें की जा रहा हूँ उनसे भी 12th क्लास में। फिल्म में तो भी। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सौम्या जी, विकास कुमार, सूरज यादव जी, मुस्कान जी, तुषिता राज और नेहा झा। जहाँ मिले झा और रामा नेगी जी। नमस्ते बेटा, कैसे हैं आप लोग? कुछ पढ़ाई किया नहीं किया बेटा आप लोगों ने, पहले बताओ। सुने जी। अच्छी ऐसे लग जाएगा, हाँ ठीक है। एक बार शाम को ट्रायल देख लियो उसका। चलिए बच्चे स्टार्ट करें। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको दो अकाउंटिंग। हाँ जी, कैसे हैं जी? नमस्ते जी। मैंने लास्ट क्लास में बच्चे आपको दो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे मेरे ख्याल से ना, दो या तीन। अकाउंटिंग एंटिटी और मनी मेजरमेंट, है ना जी। फिर एक बच्ची का फोन आया था कि भैया मेरी बुक्स में नहीं मिल रहे, और उसके बाद चैप्टर थर्ड होगा बेटा आपके पास, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। तो आज हमें तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ने हैं बेटा। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। थोड़ा मुश्किल भी है। तो हम बात कर रहे हैं आज तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बेटा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से की बेटा। चलिए बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं आज, हमारे पास तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। आपके पास तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है बेटा, बहुत ध्यान सुनना जी। इनमें से एग्जाम में एक पक्का आती है बच्चा, ठीक है। तो पहली का नाम था गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एजम्पशन बेटा। दूसरा बच्चा आपके पास कंसिस्टेंसी, और तीसरा आपके पास एक्चुअल है बेटा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा तीनों आज करा दूं। तो जो प्रिंसिपल थे हमने दो ही पढ़े हैं, ये तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। पहले इन हम खत्म कर लेते हैं, ठीक है बच्चा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मुश्किल सी थोड़ी सी, लॉजिकल है। चलिए, तो पहले हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की बेटा, ठीक है। हाँ जी, कौन बताएगा मुझे? कंसिस्टेंसी के बारे में कौन बताएगा बच्चा मुझे? क्या होता है इसका मतलब? सुना वर्ड आपने कंसिस्टेंट? हाँ जी। भवित जी आप बताओ बेटा। भवित जी भी आए आज हैं, बताओ जी। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है भवित जी? भवित जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बोल ही नहीं रहे मुझे लग रहा है। चलिए स्टार्ट करें बेटा। बोलो भवित जी। चलिए बच्चा, आओ बेटा। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब ये हुआ कि अगर आप अकाउंटिंग जब कर रहे हैं, और अकाउंटिंग करते जब आप कर रहे हैं, और आपने कोई, यस बच्चा बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं बेटा आप। तो अगर आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी या कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, मतलब आपने ईयर फर्स्ट में कोई अकाउंटिंग पॉलिसी, कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल अडॉप्ट किया है, तो उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को आपको क्या करना है? ईयर टू ईयर फॉलो करना है, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी, अगर कोई कंसर्न, अगर कोई फर्म, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है जी। तो अगर आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी
अगर आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी बोलूं, आपने कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस एडॉप्ट करी है, ठीक है, तो अगर आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्ट करी है तो आपको उस अकाउंटिंग पॉलिसी को क्या करना चाहिए, ईयर टू ईयर फॉलो करना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चा, ईयर टू ईयर फॉलो करना चाहिए। मतलब पहले साल में जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी है वो अगले साल में भी पॉलिसी आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब आप क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है जी। तो पहली बात मैंने बोली कि अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी या कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस आप अडॉप्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो उसे फॉलो करना चाहिए ईयर टू ईयर। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। ठीक है जी। सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? अगर हम मैंने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी, पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चा। एग्जाम्पल देखो पहले, जैसे हम बात करते हैं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की। किसकी बात करते हैं, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। हमने थोड़ा सा आइडिया दिया था, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो हमारी जो फिक्स एसेट्स उसकी वैल्यू में जो भी रिडक्शन आ रही है, कमी आ रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब डेप्रिसिएशन को फाइंड कैसे करते हैं, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ मेथड है। जैसे मेथड का नाम है एसएलएम। क्या नाम है, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है सर। इसका एक और मेथड है बच्चा, उसे बोलते हैं डब्ल्यूडीबी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं होता क्या है। अगर कोई कंपनी एसएलएम फॉलो करती है, अगर कोई कंपनी क्या कर रही है, एसएलएम फॉलो कर रही है। एसएलएम का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मैं कहता हूं 10 लाख रुपीस की एसेट्स है आपकी, ठीक है, एसएलएम कहता है कि इसकी लाइफ कितनी है, 10 साल है। ठीक है सर। तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना आएगा, पहले साल में भी डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए होगा, अगले साल में डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए होगा, अगले साल में डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए होगा। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, इसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 10 लाख रुपए की एसेट्स को 10 साल में डिवाइड कर दो, तो हर साल इसकी वैल्यू कितनी कम हो रही है, 1 लाख रुपए। ये कौन कहता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। डब्ल्यूडीबी कहता है नहीं नहीं, इसकी इसकी जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू मान लीजिए 20% से रिड्यूस कर दो हर साल। ठीक है। और 20% किसका, इसकी कॉस्ट का। ठीक है। या एक काम करो 10% से कर दो, लेकिन कौन सा मेथड, डब्ल्यूडीबी। डब्ल्यूडीबी क्या कहता है कि पहले साल हमने डेप्रिसिएशन लगाया 10 लाख रुपए के ऊपर 10%, 1 लाख रुपए। सर सेम ही तो आया। तो पहली बार हमने 10 लाख पे लगाया, डेप्रिसिएशन कितना है, 1 लाख रुपए। अगले साल इसकी वैल्यू कितनी बची बेटा, 9 लाख रुपए। तो अगली बार डेप कितना आएगा, 90,000 रुपए। सर फिर हमने 9 लाख में से 90,000 माइनस कर दिया, बताओ वैल्यू कितनी बची, 8,10,000 रुपए। तो अगली बार डेप कितना आएगा, 81,000। समझ आ पा रहा है बात। तो अगर हम एसएलएम फॉलो करते हैं तो डेप्रिसिएशन हर साल क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन हम डब्ल्यूडीबी फॉलो करेंगे तो डेप्रिसिएशन हर साल कम होता जाएगा। ठीक है सर। ये तो हम चैप्टर जब पढ़ेंगे वहां बात करेंगे। हम बात करें कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, है ना। तो हम बात कर रहे थे कि अगर कोई भी कंपनी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी या प्रैक्टिस अडॉप्ट करती है, आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करी है, ठीक है, तो उस पॉलिसी को ईयर टू ईयर फॉलो करना चाहिए। ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अगर कोई कंपनी एसएलएम फॉलो कर रही है तो उसे हर साल एसएलएम ही फॉलो करना चाहिए। अगर वो डब्ल्यूडीबी कर रही है तो हर साल डब्ल्यूडीबी ही करना चाहिए। सर ऐसा क्यों? देखो, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो मेरे बच्चों हमारी जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी या हमारी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस होगा, उस प्रॉफिट एंड लॉस को वो कंपैरेबल नहीं होगा। सर कंपैरेबल क्यों नहीं होगा बताओ? अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हैं तो कंपैरेबल क्यों नहीं होगा? चलो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए कंपनी अगर एसएलएम फॉलो करती, ठीक है सर, तो डेप्रिसिएशन कितना लगता? बेटा प्लीज अब मैसेज मत करो, पढ़ाई भी ध्यान दो। अगर मैं डेप्रिसिएशन क्या करूं, एसएलएम फॉलो करूं बच्चों, तो हर साल डेप कितना लगेगा, 1 लाख रुपए। ठीक है। यहां पर डेप कितना लगेगा, पहले साल 1 लाख रुपए। यहां पर नेक्स्ट कितना आएगा, 1 लाख रुपए। यहां पर कितना आएगा, 90,000 रुपए। अगर पहले साल में कंपनी एसएलएम फॉलो करती है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, और अगले साल में वो कहां चली जाती है, डब्ल्यूडीबी, तो सीधा सीधा कितने का डिफरेंस आ गया, 10,000 रुपए का डिफरेंस आ गया ना। तो अगर मैं एसएलएम फॉलो कर रहा था पहले साल में, मैंने पहले साल में एसएलएम अडॉप्ट किया और अगले साल में अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी और मैंने कहा भाई डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे, वो डब्ल्यूडीबी लगाएंगे, तो अगले साल में कितना क्लेम किया, 90,000 रुपए। लेकिन अगर मैं एसएलएम फॉलो करता तो कितना करता, 1 लाख ही करता ना।
तो सीधा सीधा 10,000 रुपए क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। तो एक बात बताओ, जब मैं पहले 1 लाख रुपए लगा रहा था डेप्शन, अब कितना लगाऊंगा, 90। तो 10,000 से मेरे एक्सपेंस क्या हो गए, कम हो गए ना, रिड्यूस हो गए ना। तो मैं ये बोल सकता हूं 10,000 से मेरा जो प्रॉफिट होगा वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो मेरी बात समझो बच्चा, कि जस्ट अगर हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं तो उससे हमारे प्रॉफिट या लॉस में फर्क पड़ता है, लेकिन क्या एक्चुअल में कोई प्रॉफिट लॉस में फर्क पड़ा, क्या एक्चुअली ये जो चेंज आया प्रॉफिट में 10,000 रुपए का खर्चों की वजह से, क्या ये एक्चुअल प्रॉफिट है? ये तो केवल पॉलिसी चेंज करने की वजह से फर्क आया बेटा। समझ पा रहे हो? ऐसा थोड़ी हमारी सेल बढ़ गई है, हमारे रेवेन्यू बढ़ गए हैं, नहीं, केवल अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने से फर्क आ गया। अब यहां पर आपको 1 लाख रुपए और 90,000 रुपए दिख रहा है, अगर यही 1 करोड़ रुपए होता और ये 90 लाख होता तो कितने डिफरेंस आता, 10 लाख रुपए का। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो करोड़ में डील करती हैं, अगर वो कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दे तो उससे प्रॉफिट में बहुत बड़ा चेंज आता है। तो अच्छा बताओ, पहले साल के अकाउंट्स को मैं सेकेंड ईयर के अकाउंट से कंपेयर कर पाऊंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड है, एसएलएम है, और यहां मैंने कौन सा लगाया, डब्ल्यूडीबी। तो हमारे अकाउंट्स कंपैरेबल नहीं हो सकते। मैं इसी बात को एक बार दोबारा बोलता हूं। मैंने कहा, इस प्रिंसिपल ने बोला, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ने बोला, अजम्पशन ने बोला कि भाई अगर हम लोग सेम अकाउंटिंग पॉलिसी जो अडॉप्ट करी अगर उसे फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस जो कंपैरेबल नहीं हो पाएंगे। कंपैरेबल इसलिए नहीं हो पाएंगे, जब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करोगे तो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने की वजह से हमारी इनकम पे फर्क पड़ेगा, लेकिन ये इनकम एक्चुअल इनकम नहीं है, ये सेल्स बढ़ने से नहीं हो रही है, ये रेवेन्यू बढ़ने से नहीं हो रही है, केवल अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने की वजह से हो रही है। तो इसलिए हम 1 साल के अकाउंट्स को सेकंड ईयर से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, यहां तक बात। तो अगर देखो हमने दो बातें करी हैं कि भाई जो अकाउंटिंग पॉलिसी आपने सिलेक्ट करी है, अडॉप्ट की, उसे ईयर टू ईयर फॉलो करो। फिर मैंने एग्जांपल दिया जैसे मेथड ऑफ एडेप्टेशन, और फिर मैंने बताया कि हमें क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी हमने एक बार अडॉप्ट कर ली है। अच्छा एक बात बताओ, ये कंसिस्टेंसी की दिक्कत कहां पर आती होगी? एक चीज सुनो पहले, जो कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट है, ये दिक्कत कहां पर आती होगी? जहां पर क्या होते हैं बच्चा, अल्टरनेटिव यूज होते हैं, है ना। अब मान लीजिए मैंने बताया कि डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्रिसिएशन के दो मेथड हो गए सर, डब्ल्यूडीबी हो गया और एसएलएम हो गया, है ना। ऐसे ही मैं आपको बताता हूं, जैसे हमें अभी थोड़ा सा आगे की बात भी सुन लो, हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है कि हमारे गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा है उस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है। उसके लिए बहुत सारे मेथड होते हैं बेटा, वो अभी आपको नहीं पता क्या क्या होते हैं। ठीक है सर, ठीक है। जैसे हमें प्रोविजन मेंटेन करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना पैसा हमारा डूब सकता है, उसके लिए प्रोविजन बनाना है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एस्टिमेशन लगाना पड़ता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आती कहां पर है, जहां पर एक चीज के क्या होंगे, अल्टरनेटिव ऑप्शंस होंगे। अगर डेप्रिसिएशन का मेथड ही एक होता तो क्या कोई दिक्कत आती, नहीं आती बच्चा। ठीक है। तो मैंने तीन बातें कर ली कि वंस जो अकाउंटिंग पॉलिसी आपने अडॉप्ट करी उसे फॉलो करो, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे प्रॉफिट लॉस कंपैरेबल नहीं होंगे, और अगला इसकी मेन प्रॉब्लम आती कहां पर है। ठीक है सर। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग अपनी एक बार कोई अकाउंटिंग पॉलिसी आपने अडॉप्ट कर ली तो हम कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। बेटा अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर पाएंगे सर, कब कर पाएंगे, जब हमें लॉ अलाउ करता हो। कौन अलाउ करता हो, लॉ। लॉ का मतलब कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं। जब हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एएस बोलते हैं सर, अभी क्या होते हैं पढ़ेंगे बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये मान के चलो कि अकाउंटिंग की गीता है कि हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सब कौन बताएगा, एएस बताएगा। तो अगर हमें लॉ अलाउ करता हो, अगर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें अलाउ करते हो, और तीसरा पॉइंट, अगर चेंज करने से हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस क्या आते हैं, ट्रू एंड फेयर पिक्चर आते हैं, ट्रू एंड फेयर पिक्चर आती है। सर इसका मतलब क्या हुआ, वो ये कह रहा है कि अगर हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं और चेंज करने से हमारे अकाउंट्स की जो पिक्चर है वो ट्रू एंड फेयर आती है, वो ज्यादा अच्छी आती है, ज्यादा सही आती है, तो उस केस में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो एग्जाम में अगर ये लिखने को आता है तो आप इसको कैसे लिखेंगे बेटा? ठीक है, आप पहले बोलेंगे कि अकाउंटिंग पॉलिसी आपने जो एक बार क्या करी है
अडॉप्ट करिए, सेलेक्ट करिए, उसे ईयर टू ईयर फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से हमारे अकाउंट्स क्या होंगे, ज़्यादा कंपेरेबल होंगे। और ऐसा नहीं है कि हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते हैं अगर हमें 3 लोग अलाउ करते हो। मैं एक बार नोट्स आपको रीड करवाता हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बच्चा 100%। ठीक है जी। मैंने दोनों टाइप के नोट्स डाले हैं ना इसमें यार। तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कंसिस्टेंसी के ना बच्चा, सब मिक्स है मेरे ख्याल से। ओके, आइए बच्चा, चलिए मैं इस वाले नोट्स बताता हूँ बेटा आपको थोड़ा सा। ये एक और नोट्स है हमारे पास दिए हैं। चलिए, अगर मैं बहुत आपको जितनी बातें मैंने बोली है बहुत आसान से बताऊं, वो 3 बातें ये लिखी होंगी। चले, चलिए मैंने जितनी 3-4 बातें बोली हैं आपको, आई थिंक मैं जूम कर दिया, दिख रहा होगा बेटा आपको, और जूम कर दो सर थोड़ा सा, बहुत ध्यान सुनना। चलो, चलो, ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, ठीक है सर, क्या कहता है ये, अकाउंटिंग, हाँ जी, दिस कन्वेंशन, अकाउंटिंग प्रैक्टिस वंस सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड, क्या, कंसिस्टेंटली, ईयर आफ्टर ईयर। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर आपने ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या किया है, अकाउंटिंग प्रैक्टिस या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सेलेक्ट किया है, तो इसे अडॉप्ट किया है, तो इसे शुड बी अप्लाइड, क्या, कंसिस्टेंटली, ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है सर। दिस कन्वेंशन हेल्प इन कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने कहानी सुनाई आपको कि अगर आप ये अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करेंगे, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करेंगे, तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा क्या होते हैं, कंपेरेबल होते हैं ना बच्चे। सर कंपेरेबल का मतलब होता है जब हम अपने एक साल के प्रॉफिट को सेकंड ईयर से कंपेयर करें। अब एक बात बताओ, 2019 में एक कंपनी एसएलएम फॉलो कर रही है और 2020 में कंपनी ने मेथड ऑफ डेप्शन चेंज कर दिया, तो मेरे बच्चे बहुत बड़ा चेंज तो ओनली किसके बेस आ रहा है, चेंज ऑफ पॉलिसी की बेस आ रहा है। तो इसलिए इनके अकाउंट्स कंपेरेबल नहीं हो सकते। चलो, कंसिस्टेंसी डज नॉट मीन दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल वंस अडॉप्ट कैन नेवर बी चेंज। ऐसा नहीं है मेरे भाई कि अगर आपने एक बार कोई अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर ली, अडॉप्ट कर ली, तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हैं कब, दे कैन बी चेंज इफ द चेंज इज डिजायरेबल। तो मैंने 3 बातें बताई थी आपको कि कौन अलाउ करता है, आपको लॉ अलाउ करता है, कौन अलाउ करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउ करते हैं, या अगर चेंज करने से हमारी बुक्स, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या दिखते हैं, ट्रू एंड फेयर दिखते हैं। ठीक है बच्चा, तो मैंने मैक्सिमम चर्चा इस पे कर दी है 15-20 मिनट लगा के। ये हमारा कंसिस्टेंसी कन्वेंशन है, कॉन्सेप्ट है बच्चा। ठीक है, और मैंने इसी के लिए कहा था अगर आपको और लॉजिक से पढ़ना है, ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, इसमें आपको बोलूंगा हमेशा टीएस ग्रेवाल वाली बुक से पढ़ना, बहुत आसान लैंग्वेज होती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल होता है। अगर इसी को आप यहाँ से पढ़ना चाहें, यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा और अच्छे से लिखा होता है। चलिए, पहला पॉइंट मीनिंग, अकॉर्डिंग टू दिस, मैं बस पढ़ देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। According to this principle, whatever accounting practice, whether logical or not, are selected for a given category of transaction, they should be followed horizontal basis for the one accounting period to another. सर ऐसा क्यों करते हैं? The consistency principle is applied when क्या, alternative method of accounting are equally acceptable. ठीक है जी। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इन्वेंट्री जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, लीफो फीफो बेसिस होते हैं। ठीक है, तो अगर कंपनी ने एक बार, अब सर लीफो क्या होता है अभी सुन लो केवल, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर कोई कंपनी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए लीफो फॉलो कर रही है, तो हर साल उसे लीफो ही फॉलो करना चाहिए। ठीक है, डेप्रिसिएशन के लिए अगर आप डब्ल्यूडीबी कर रहे हैं तो आपको वही करना चाहिए। भाई 15 मिनट बहुत ज्यादा लगा दिए इसमें, आई होप क्लियर होगा बच्चा। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं बेटा। ठीक है जी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, तीनों जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है थोड़ी सी मुश्किल है, 2-3 बार घर पे पढ़ेंगे, इस वीडियो 2-3 बार समझ आ जाएगा बेटा। चलिए कह दूं, चलो,
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। हेलो जी अविनय जी, कैसे हैं आप? क्या दूं? चलिए, नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं बच्चा, गोइंग कंसर्न की। ठीक है जी। सबसे मुश्किल लगता है मेरे को बताने बच्चों को। चलो, तो इसके लिए मैं पहले कहानी सुनाऊंगा आपको, पहले रीडिंग नहीं करेंगे कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन होती क्या है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, रीडिंग वीडिंग बाद में करेंगे। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? सर गोइंग कंसर्न का मतलब होता है इट इज एज्यूम्ड दैट, तीनों ही हमारी एजम्पशन है, तुम तीनों पढ़ रहे हैं। इट इज एज्यूम्ड दैट क्या, द बिजनेस विल कंटिन्यू, बिजनेस विल कंटिन्यू, बिजनेस विल। देखो ना, मैं जानबूझ के ना लिखवाता कम हूं साफ साफ, क्योंकि टाइम इसमें लग जाता है बच्चे। अब मेरा मानना है कि मैं क्लास में आपको लॉजिकली समझाऊं और आप फिर उसे रीड कर लें। अब नहीं तो अदरवाइज मेरा आधा टाइम तो इसी को लिखने में। इट इज अज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू, क्या क्या कंटिन्यू? टू एग्जिस्ट, टू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड, फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर, इन द फ्यूचर। अगर मैं करेक्ट लाइन बोलूं तो यही है भाई, ये हमारी एजम्पशन है, ये हमारी एजम्पशन है कि बिजनेस विल कंटिन्यू करेगा, कब तक? फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। जब भी कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो क्या आपको पता होता है उसकी लाइफ कितनी होती है? नहीं बच्चा। तो हम ये मान के चलते हो क्या करेगा, वो बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है सर। चलिए, तो ये एजम्पशन ये कहती है इट इज अज्यूम दैट द बिजनेस विल बी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। जब तक बिजनेस के ऊपर कोई कंपल्सन ना हो, कोई नेसेसिटी ना हो, तब तक हमारा बिजनेस बंद नहीं हो सकता। ये ईयर टू ईयर चलता रहेगा। ये हमारी एजम्पशन है ना, गोइंग कंसर्न। सर समझ नहीं आया, आओ। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए आपका नाम है, आपका नाम है नेहा झा। बहुत ध्यान सुनना, ओ सी ए, नेहा झा। ठीक है सर, बहुत ध्यान सुनना। और साहब ये बच्ची ये बन गई, ये किसी कंपनी की ऑडिट करने गई। ऑडिट समझते हैं? ऑडिट मतलब किसी कंपनी के अकाउंट चेक करने गई। क्या करने गई? किसी कंपनी के अकाउंट चेक करने गए। ठीक है सर। सर ये किसी कंपनी के अकाउंट चेक करने गए, ठीक है सर। तो इसने, गुड़िया ने क्या किया जब उस कंपनी के अकाउंट चेक किए, मेरी बात बहुत ध्यान देना बेटा, ये लिखने लिखने वाला काम मत करना, बहुत समझो। इसने उस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस देखे और उस कंपनी की बैलेंस शीट देखी। ठीक है सर। वो कंपनी क्या करती है, मैंने आपको एक डिफरेंस पढ़ाया होगा चैप्टर नंबर सेकंड में, आपको याद होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, याद है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं थोड़ा समझाता हूं पहले आपको। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट हमें विद इन 1 ईयर मिल जाता है। ठीक है सर। कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है, या जिनका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा मिलता है। मैंने कहा था रेवेन्यू मतलब हम रेंट पे कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हैं, ये सब हमारे क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं सर? हमने सर प्लांट मशीनरी परचेज कर लिया, सर हमने बिल्डिंग खरीद ली, सर हमने फर्नीचर परचेज कर लिए, तो ये कौन से खर्चे हैं? कैपिटलाइज है। ठीक है सर। तो ये गुड़िया किसी कंपनी के ऑडिट करने गई और इस गुड़िया ने क्या देखा कि उनके ये पी एंड एल अकाउंट है, इसे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी आप पी एंड एल पढ़ना, ठीक है बेटा, पी एंड एल। अब आपको ये बस समझ लो जो मैं बोल रहा हूं, अभी आपको थोड़ा आइडिया नहीं होगा कि जब उस कंपनी में जाती है तो वहां देखती है उस कंपनी लिखा हुआ है टू रेंट, अपने प्रॉफिट लॉस में टू लिखा है सैलरी, और उस साल उसने कुछ प्लांट एंड मशीनरी भी खरीदी थी। कितने की? 10 लाख रुपए की। ठीक है सर। और 10 लाख रुपए की प्लांट मशीन ली थी, और जो डेप्रेशन था वो लाइफ 10 साल बोली है, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए यहां पर डेप्रेशन लग गया, तो वैल्यू कितनी बची? 9 लाख रुपए। और 1 लाख रुपए टू डेप्रेशन के नाम से कहां दिखा दिया? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इस गुड़िया ने जब उस कंपनी के अकाउंट चेक किए तो उस कंपनी के अकाउंट्स में क्या था, जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे, जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे वो सब कहां लिखे थे? प्रॉफिट लॉस में। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और जो कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर थे
वो कहां पर लिखे? बैलेंस शीट में लिखे। उनका केवल वो पार्ट जो इस साल डेप्रिसिएट हो गया है वो कहां लिखा है? वो लिखा है प्रॉफिट लॉस में। ऐसा नहीं है कि हमने 10 लाख रुपए की मशीनरी परचेज कर दी तो 10 लाख के 10 लाख हमने पीएनएल में डाल दिया। ऐसे नहीं किया। हमने 10 लाख रुपए बैलेंस शीट में लिखा। हमने कहा इसकी लाइफ 10 साल है, तो हर साल कितनी वैल्यू कम हो रही है? 1 लाख रुपए। तो पहले साल में खर्चा कितना हुआ? 1 लाख रुपए। ठीक है सर। ये कंपनी एक्स थी। ये गुड़िया दूसरी कंपनी में जाती है, एक कंपनी वाई थी, और उस कंपनी का प्रॉफिट लॉस, उस कंपनी की बैलेंस शीट। उस कंपनी ने क्या कर रखा? टू रेंट, टू सैलरी, टू फर्नीचर, टू प्लांट एंड मशीनरी, जो भी कैपिटलाइज खर्चे होते हैं वो सब पीएनएल में डाल रखे हैं, और जितने भी रेवेन्यू खर्चे हैं वो भी कहां डाल रखे हैं? पीएनएल में। मतलब इस साल उसने जो भी फर्नीचर लिया, मशीनरी ली, कोई इक्विपमेंट्स लिया, वो सारे कहां लिख दिए? पीएनएल के डेबिट साइड में। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो भी कहां लिख दिए? पीएनएल के डेबिट साइड में लिख दिए। अब मेरा एक सवाल आप लोगों से कि आप लोग मुझे बताओ, इस एग्जांपल में ये एक्स कंपनी है और ये वाई कंपनी है। सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। इनमें से कौन सी कंपनी गोइंग कंसर्न फॉलो कर रही है, कौन सी कंपनी गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रही है? अगर आपको ये एग्जांपल समझ आया तो आपको गोइंग कंसर्न का मतलब समझ आएगा। फिर हम रीडिंग करेंगे नोट से, बिल्कुल ऑल क्लियर हो जाएगा। तो जब ये सीए नेहा झा किसी कंपनी की ऑडिट करने गई तो पहले कंपनी के अकाउंट्स कुछ ऐसे बन रहे थे। वो रेवेन्यू खर्चे पीएनएल में दिखा रहे थे, कैपिटलाइज खर्चे का केवल वो वाला पार्ट जो इस साल हमने कंज्यूम कर लिया वो पीएनएल में, और बाकी पार्ट बैलेंस शीट में। लेकिन जो दूसरी कंपनी थी उसने इस बार जो फर्नीचर लिया, जो प्लांट मशीन लिया, उसने यहां नहीं दिखाया, वो सीधा कहां दिखा दिया? प्रॉफिट लॉस में। तो आप मुझे बताओ इनमें से कौन सी कंपनी है जो गोइंग कंसर्न फॉलो कर रही है और कौन सी कंपनी गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रही है? फटाफट से जल्दी बेटा। या मेरा सवाल यह है कि आपको कैसे पता लगता है कि कोई कंपनी गोइंग कंसर्न फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है? जल्दी से, आपका 1 मिनट है बेटा सोचने के लिए, जल्दी बताओ। बिल्कुल, किरण झा या नेहा झा ने बोला है कि एक्स कंपनी। देखो बेटा, मैं अगर ये जो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस है ना, अगर मैं इनको थ्योरी वाइज पढ़ाऊंगा तो नहीं समझ आएगा। इस एग्जाम्पल में बहुत सारी बातें ऐसी जो पहली बार सुन रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है ना, इधर ही क्यों लिखा है, लेकिन फिर भी हमें समझना पड़ेगा। अब देखो सीए साहब कौन है? नेहा साहब है, तो आंसर भी वही दे रही है। बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं दे रहे यार? रामा नेगी जी कहाँ चली गई? रमा नेगी या रामा ने, सौम्या, भवित तो गायब हो गया मेरे ख्याल से, रिश्ता राज, मुस्कान जी, सूरज यादव, विकास कुमार। आज एक बच्चा नहीं है, अंकुर था, क्या नाम था उनका? सो रहे मेरे ख्याल से। बताओ जी, बता रहा कोई बच्चा? नहीं बता रहा बेटा। इस क्वेश्चन में ना जो एक्स कंपनी है, जो एक्स कंपनी है वो गोइंग कंसर्न फॉलो कर रही है, लेकिन जो वाई कंपनी है वो गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रही है। सर कैसे पता? देखो ये कंपनी क्या कर रही है ना, ये कंपनी जो अपने कैपिटलाइज खर्चे हैं उनको भी कहाँ दिखा रही है? प्रॉफिट लॉस में। मतलब इसको पता है हमें अगले साल काम ही नहीं करना है, तो जो भी खर्चे हैं, चाहे वो रेवेन्यू है, चाहे कैपिटलाइज है, चाहे उनकी लाइफ 20 साल है, वो सीधा 1 साल में चार्ज कर रहे हैं। उनको पता है कि अगले साल हमें काम ही नहीं करना है। लेकिन जो ये वाली कंपनी है ये सिस्टम से काम कर रही है। तो मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं कि अगर अगर मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, डिस्टिंक्शन करता है ड्यू टू दिस गोइंग, ड्यू टू, ये मत लिखना कुछ भी, सब लिखा हो नोट्स में, ड्यू टू गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न अजम्पशन की वजह से एक डिस्टिंक्शन आती है। सर किसके बीच में? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में और कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर के बीच में। अगर हमारी गोइंग कंसर्न ना हो ना तो दोनों खर्चे हम क्या करते हैं? सेम ट्रीट करते हैं। लेकिन गोइंग कंसर्न होता है तो उसकी वजह से रेवेन्यू को हम पीएनएल में दिखाते हैं और कैपिटलाइज खर्चों केवल वो वाला पार्ट जो हमने इस साल कंज्यूम कर लिया है उसे दिखाते हैं पीएनएल में, और बाकी कहां पर आता है? बैलेंस शीट में। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूं, मान लीजिए फर्स्ट ईयर है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं आपको थोड़ा ऊपर ज्यादा बड़े लेवल से बात कर रहा हूं, लेकिन आई होप आप समझ सकते हैं, आप अच्छे बच्चे हैं।
ये प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट। तो मैंने पहले साल में 10 लाख रुपए की मशीन परचेज करी, प्लांट मशीनरी, इसकी लाइफ 10 साल है। पहले साल में डैप कितना हुआ, 1 लाख रुपए, तो वैल्यू कितनी बची, 9 लाख रुपए। तो पीएनएल में डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 1 लाख रुपए। पहला साल खत्म, हम सेकंड ईयर में आ गए। अब सेकंड ईयर में क्या होगा, दोबारा से प्रॉफिट लॉस, दोबारा से बैलेंस शीट। अगले साल में प्लांट मशीनरी कितनी आएगी, जो यहाँ क्लोजिंग थी 9 लाख रुपए। इस बार डैप कितना लगेगा, दोबारा 1 लाख रुपए, वैल्यू कितनी बची, 8 लाख रुपए। तो यहाँ कितना डैप आएगा, 1 लाख रुपए। ये जो कर रहे हैं ना हम लोग, ये इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी कंपनी क्या है, गोइंग कंसर्न है। तो कहता है अगर कोई कंपनी गोइंग कंसर्न होगी तो हमेशा एक डिस्टिंक्शन मिलेगा आपको, किसके बीच में, उसके रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में। अगर उनके बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है तो इसका मतलब कंपनी गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रही है। मेरी बात समझ आ गई आपको, ठीक है जी। तो इसी कंसर्न की वजह से हमारी करंट एसेट्स, हमारी नॉन करंट एसेट्स, इस सब में डिस्टिंक्शन हो पाता है। समझ रहे बेटा बात को, ठीक है। ठीक है जी, यहां तक बात। आओ मैं थोड़ा सा आपको नोट्स रीड करवाता हूँ। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ मैंने क्या पढ़ा है अभी। इसमें ना बताने के लिए बहुत कम है, लेकिन वो थोड़ा एग्जांपल देखना पड़ेगा। गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये कहती है, इट इज अज्यूम दैट, इस कॉन्सेप्ट की वजह से कि बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। हमारा बिजनेस चलता रहेगा लंबे टाइम तक, ठीक है। और जब तक कि हमारे ऊपर कोई क्या हो, कंपल्सन ना हो या कोई नेसेसिटी ना हो, हम बिजनेस को बंद नहीं करते। इस कॉन्सेप्ट की वजह से हम एक डिस्टिंक्शन करते हैं, किसके बीच में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में। हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, वो खर्चे जिनका बेनिफिट हमें एक साल में मिल जाता है, और कैपिटलाइज कौन से होंगे, जिनका फायदा हमें एक साल से ज्यादा टाइम के लिए मिलता है। तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही इन दोनों में डिस्टिंक्शन होती है, डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है बच्चा, आओ एक बार रीड कर लेते हैं नोट से फटाफट से। हाँ, गोइंग कंसर्न बहुत अच्छा लिखा है, इसमें बहुत सुंदर लिखा है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं एक लाइन को बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, बहुत ध्यान सुनना, ठीक है। पहले आसान वाला पढ़ते हैं। पहले हमेशा क्लास में चीजों समझ लिया करो क्या क्या रहा है, लिखने में ज्यादा ध्यान मत दिया करो। मैं कुछ बच्चों को देख रहा हूँ तो वो छाप रहे होते हैं, कुंजी बना रहे होते हैं। कुंजी का फायदा तभी है ना बच्चा, हमें चीजें समझ आए। चलिए, तो कितने आसान, अगर एग्जाम में लिखना बच्चे, देखो मेरी बात सुनो, मैंने इसीलिए दोनों तरह के नोट्स दे रखे हैं आपको, आपको समझने के लिए भी और एग्जाम में लिखने के लिए। तो अगर एग्जाम में सवाल आता है 2 3 4 नंबर का, क्या लिखा हुआ है, दिस कॉन्सेप्ट एज्यूम दैट बिजनेस सेल कंटिन्यू फॉर इंडेफिनिट पीरियड। हाँ जी, बिजनेस हमारा चलता रहेगा जी। द प्रोप्राइटर हैज नो इंटेंशन टू क्लोज इट इन द नियर फ्यूचर। भैया प्रोप्राइटर जो ओनर है उसकी कोई इंटेंशन नहीं है अभी किस चीज की, बिजनेस को बंद करने की। आई होप थोड़ा विजिबल होगा, ठीक है। तो पहली 2 लाइन में क्या बोल दिया कि भाई हमारे बिजनेस की लाइफ क्या है, इंडेफिनिट है। दूसरा, प्रोप्राइटर की कोई इंटेंशन नहीं है कि फ्यूचर में बिजनेस को बंद करेंगे, ठीक है सर। ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट एसेट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट एंड देन डेप्रिसिएटेड एवरी ईयर। सर ये क्या, ये तो आपने बताया नहीं। अरे मैंने बताया नहीं, बैलेंस शीट हमारी, बैलेंस शीट में प्लांट मशीनरी 10 लाख रुपए की है, पहले साल डेप्रिसिएट कितना हुआ, 1 लाख, तो वैल्यू कितनी बची, 9 लाख। एक बात और सुन लो मेरी, क्या इस एसेट्स की मार्केट वैल्यू भी 9 लाख ही होगी, नहीं सर, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो क्या हम मार्केट वैल्यू से हमें कोई मतलब है, नहीं, उसे इग्नोर करते हैं हम उसकी मार्केट वैल्यू को इग्नोर करते हैं। क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं बेटा। तो हमने इस मेथड के अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट की वजह से हम क्या करते हैं, एसेट्स को वैल्यू किस पे करते हैं, कॉस्ट पे करते हैं। हमें मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। हमने कितने की मशीन ली, पहले साल में कितनी डेफिसिट हो गई, ये इसकी बुक वैल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। अब इसकी मार्केट वैल्यू चाहे 6 लाख रुपए हो चाहे 20 लाख रुपए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको किससे मतलब है, कॉस्ट लेस डेप से। एक्सपेंस एंड इनकम आर क्लासिफाइड इनटू कैपिटल रेवेन्यू। इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही हम क्या करते हैं, अपने एक्सपेंस और इनकम को भी क्या करते हैं बच्चा, क्लासिफाई करते हैं किसमें, कि ये हमारी रेवेन्यू इनकम है, या ये हमारी कैपिटल इनकम है, या ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इस अकाउंटिंग अजम्पशन की वजह से ही, कॉन्सेप्ट की वजह से ही हम लोग
डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो अगर एग्जाम में आए तो ये 4 पॉइंट बिल्कुल जेन्युइन लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर आपको और डिटेल से पढ़ना है कि सर थोड़ा सा और, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, टीएस केवल बहुत बेस्ट बुक है। मैं ये नहीं कहूँ 50 जगह से पढ़ो, और जो नोट्स हैं बहुत है बच्चा। चलो अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से दिखाऊं तो और क्लियरिटी आएगी, क्योंकि ये नोट्स मैंने सीए फाउंडेशन के लिए रखे हैं बेटा। थोड़े से मुश्किल तो है लेकिन मजा आता है पढ़ने में। चलो अब देखो वही जो चीज, कौन सी चीज जो हमने वहां पढ़ी है, देखा कितना फर्क होगा इसमें भी। फर्क का मतलब ये है कि थोड़ा सा और डिटेल में होगा। देखो बच्चा, मैं थोड़ा जूम कर लूँ आपको। चलिए, आई थिंक विजिबल होगा बेटा, नहीं भी होगा तो आपके पास है। चलिए पढ़ें एक बार, देखें कहता है कि मीनिंग क्या है। इट इज ऑल्सो नोन एज द कंटिन्यूटी assumption. According to this assumption, the enterprise is normally viewed as a going concern, that is, continuing in operation for the foreseeable futures. It is assumed that enterprise has neither intention nor the necessity for क्या liquidation or curtailing materially scale operation. थोड़ी लैंग्वेज ना करें। इम्प्लीकेशन, अगर कोई कंपनी गोइंग कंसर्न फॉलो कर रही है तो उसके क्या इम्प्लीकेशन होते हैं। एसेट्स को हम क्लासिफाइड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, किसमें, करंट और फिक्स में। लाइबिलिटीज क्लासिफाई होती है किसमें, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में। अनयूज रिसोर्सेज आर सोन एज अ अनयूटिलाइज कॉस्ट, ये पॉइंट अपना बहुत खतरनाक पॉइंट है। ठीक है, आपके लाइक नहीं है। फिर एक रिक्वायरमेंट ऑफ AS1 अकाउंटिंग स्टैंड 1, ये मत पढ़ना बच्चा आप लोग। तो जो ऊपर पढ़ा मेरे ख्याल से काफी है। तो हमने दो अकाउंटिंग assumption की बात कर ली, एक गोइंग कंसर्न और एक हमने बात करी कंसिस्टेंसी की। ठीक है, एक लास्ट और पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, फिर मैं तीनों को एक बार दोबारा समझाऊंगा बेटा। ठीक है, तीसरी और खतरनाक है बच्चा, ये थोड़ी सी अच्छी आसान लगेगी आपको। इसके ऊपर एक चैप्टर नंबर 4 भी है बेटा, और चैप्टर नंबर 4 मान के चलिए कम से कम 4 मार्क्स एग्जाम में आता है। तो मैं नॉर्मली इसको पढ़ाता नहीं, इसको वहां पढ़ाता हूँ, लेकिन पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर दोबारा पढ़ लेंगे। एक्रुअल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। एक्रुअल, आपको याद होगा जब हम लोग इक्वेशन के सवाल कर रहे थे, तो आप कुछ बच्चों के मन में एक सवाल था, वो सवाल आज खत्म हो जाएगा। मान लीजिए मेरी अकाउंटिंग 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुई, तो क्लोज कब होगी, 31 मार्च 2020। जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है कितना होता है, 1 साल का होता है बेटा। तो अगर हमारी बुक स्टार्ट हमने कब करी, 1 अप्रैल में, तो अकाउंट्स हमें क्लोज करने पड़ते हैं, इसका भी प्रिंसिपल अभी पढ़ेंगे आगे। तो 31 मार्च को अपने अकाउंट्स क्लोज करने पड़ते हैं। ठीक है सर, फिर ऐसे यहां से अगला साल स्टार्ट हो जाएगा, वो अगले साल तक चलेगा। एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मान लीजिए मैं अपने बात कर रहा हूं, अपने इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं, बिजनेस की बात छोड़ो, मैं इंस्टीट्यूट की बात छोड़ो, नॉर्मल बात करता हूं। 10 फरवरी को मेरी परचून की दुकान है, 10 फैब को मैंने 2 लाख रुपए का गुड्स किसी मिस्टर राम को बेच दिया। और कैसे बेचा, क्रेडिट में। एक बात बताओ, मैंने 10 फरवरी को 10 फरवरी 2020 को क्या किया, मैंने 2 लाख रुपए का गुड्स सेल कर दिया, क्रेडिट सेल कर दिया। ठीक है सर, अब मैंने क्रेडिट दिया 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए। सर मुझे जो पैसे मिल रहे हैं ना, पैसे कब मिले, मार्च अप्रैल, अप्रैल में मिले या मई मिले, मुझे मई 15 को वो 2 लाख रुपए मिल गए। तो यहां जो मैंने गुड्स बेचा था 2 लाख रुपए का, वो मुझे पैसे कहां मिले, मई 15 को मिले 2 लाख रुपए। ठीक है सर, मैंने क्या किया ना, जो मार्च महीने, जो मार्च मंथ होता है, उस महीने में मैंने जो रेंट होता है ना, और वहां की जो सैलरी होती है ना, वो मैंने यहां नहीं पे करी, वो कहां पे करी, अप्रैल में पे करी। किसमें पे करी, अप्रैल में पे करी। तो मैं 3-4 बातें कर रहा हूं, एक साथ ध्यान सुनना।
एक तो 10th Feb को मैंने गुड्स बेचा, उसके पैसे मुझे मई में मिले। इसी तरह से मैंने फरवरी, जो मार्च मंथ का रेंट था और सैलरी थी, वो मैंने अप्रैल में पे किया। मैंने कुछ परचेज भी किया था गुड्स क्रेडिट में। मैंने कुछ गुड्स उधार में खरीदा था, मान लीजिए 5 लाख रुपए का, और ये मैंने कब खरीदा है? ये जनवरी में खरीदा है। लेकिन इसके जो मैं पैसे पे कर रहा हूं, वो मैं पे कर रहा हूं जून में। ठीक है जी। तो मैंने 3 एंट्रियां बोल दी आपको, 3 बातें बोली है। एक तो मैंने बोला कि मैंने क्रेडिट में परचेज किया है, ठीक है सर। एक मैंने क्रेडिट में सेल भी किया है, ठीक है सर। और जो क्रेडिट सेल किया मैंने, ये फैब में किया है। और जो क्रेडिट परचेज किया मैंने, आप वो मैंने जैन में किया है, ठीक है सर। और जो सैलरी है और जो रेंट है, वो मार्च मंथ का है। और इसके पैसे मैं कब पे कर रहा हूँ? अप्रैल में पे कर रहा हूँ, ठीक है सर। जो सेल करी थी, उसके पैसे मुझे मई में मिल रहे हैं। और जो मैंने परचेज किया था, उसकी पेमेंट मैं जून में कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब मेरा आप सब बच्चों से एक सवाल है कि मुझे ये जो एंट्री है, मुझे पैसे मिले यहां पर है या मैंने पेड यहां पर किए हैं, है ना? जो मुझे पैसे मिले हैं या मैंने पेड किए हैं, वो जून मई अप्रैल में किए हैं। लेकिन जो इवेंट्स था, जो ट्रांजेक्शन थी, वो जो घटना थी, वो कब घटी है? वो घटी है जैन फेब मार्च में। तो एक बात तो पता है ना आपको, हमारी अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रही है? 31 मार्च को हमारे अकाउंट्स बंद हो जाएंगे। बंद का मतलब ये नहीं कि हम कंपनी बंद कर रहे हैं। 31 मार्च का मतलब ये हुआ, हम 31 मार्च को अपने अकाउंट्स एंड करेंगे और चेक करेंगे हमें कितना फायदा नुकसान हुआ है, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि जितनी भी मैंने ट्रांजेक्शन बोली है आपको, इन ट्रांजेक्शन की एंट्री मैं कब करूं? सर, इन ट्रांजेक्शन की, ये जो मैंने 3 बातें बोली हैं, इन ट्रांजेक्शन को मैं यहां पे रिकॉर्ड करूं जनवरी फरवरी मार्च में, या इन ट्रांजेक्शन को जून मई अप्रैल में रिकॉर्ड करूं? अगर ये बात आपने जवाब दे दिया तो आपको अकाउंट एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ आ गया। बताओ जी। कोई रिप्लाई करना चाहता है बेटा कि जो एक क्रेडिट परचेज किया है, सेल किया है, जो रेंट वगैरह है, इसकी पेमेंट मैं अप्रैल में कर रहा हूँ, लेकिन इनको यूज कब किया? मार्च में। तो इनकी एंट्री कब रिकॉर्ड होनी चाहिए? बोलो यार बच्चों। चलिए, तो जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे थे, आपको याद होगा, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे थे, तो हम कह रहे थे हमने उधार में गुड्स बेचा, 10,000 की चीज हमने 15,000 में बेच दी, उधार में बेची, और मैं कहता 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन एक्चुअल पैसा तो आया नहीं अभी, तो 5 का प्रॉफिट कैसे हो गया? क्योंकि बच्चे, एक बच्चे का आंसर आया, नेहा झा का और विकास जी का। एक्चुअल कॉन्सेप्ट कहता है कि हम किसी भी ट्रांजेक्शन को बुक्स में कब रिकॉर्ड करते हैं, पता है बेटा? जो इवेंट्स आकर हो जाता है, जब वो घटना हो जाती है। ई मटेरियल है इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश, चाहे हमें कैश कभी भी मिले, उससे मतलब नहीं है। अगर हमने आज परचेज कर लिया, पैसे हम उसे अगले साल दे रहे हैं, एंट्री आज ही रिकॉर्ड होगी। मैंने किसी को गुड्स आज भेज दिया, तो अपनी बुक में मैं आज ही एंट्री पास कर दूंगा, चाहे पैसे मुझे बाद में मिल रहे हैं, अगले साल मिल रहे हैं। मैंने अपने एम्प्लॉय से काम करवा लिया, सैलरी, रेंट, जो ऑफिस था, मार्च में यूज कर लिया, खर्चे तो आज ही हो गए मेरे, लेकिन पेमेंट कब कर रहा हूं? अगले साल कर रहा हूं। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट कहता है, जब भी आप क्या करते हैं, या तो गुड्स बेच रहे हैं, अगर आप कोई भी सेल कर रहे हैं, कोई भी सर्विसेज रेंडर्ड कर रहे हैं, रेंडर्ड दे रहे हैं, तो आप अपनी इनकम या सेल कब मानोगे? जब ये सर्विसेज या सेल आपने कर दी है। इरिस्पेक्टिव इमैटेरियल, इरिस्पेक्टिव का मतलब होता है ये मैटर नहीं करता है। क्या मैटर नहीं करता है? कि कैश इज रिसीव्ड और नॉट, पैसा आपको मिला है नहीं मिला है, ये कोई इशू
नहीं है, पैसा मिल जाएगा आगे। इसी तरह से जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं या जो हमारी परचेज होती है वो रिकॉर्ड कब होगी? जब आपने गुड्स खरीद लिया है या जब आपने उस एक्सपेंस के बेनिफिट ले लिए हैं। पेमेंट इररेलेवेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश। ये कौन कहता है? एक्रुअल कहता है। ठीक है, तो इसके साथ हम पढ़ेंगे कॉस्ट। ये तो हमने देखो, हमारे पास बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दो होती है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दो होती है। एक होता है एक्रुअल, ये हमने पढ़ लिया। एक होता है कैश सिस्टम, ठीक है, वो अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कैश में क्या होगा सोचो, यहां पर एक्रुअल में क्या हो रहा है? कैश से मतलब नहीं है। और कैश सिस्टम में क्या होगा? कैश से मतलब होगा। अगर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूं, अगर ये कंपनी एक्रुअल सिस्टम फॉलो नहीं कर रही है, एक्रुअल कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर रही, कैश सिस्टम फॉलो कर रही है, तो अपनी बुक्स में एंट्री कब डालेगी? जून में, मई में और अप्रैल में। इतनी सी बात है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी और चर्चा करते हैं कि यार एक बात बताओ, एक्रुअल कॉन्सेप्ट ठीक तो बोल रहा है। मान लीजिए मैंने अपने ऑफिस में एसी लगवा दिया, और एसी मैंने क्या किया है? उधार में खरीदा है। मैंने कहा यार अभी पैसे नहीं है, फरवरी का महीना है, लॉकडाउन चल रहा है और मार्च में अकाउंट्स एंड बंद होंगे हमारे, मैं पैसे आपको 3 महीने बाद दूंगा। अब मैंने एसी लगवा लिया, एसी की पूरी हवा यूज कर रहा हूं, एसी डेप्रिशिएट भी हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, मुझे इसे रिकॉर्ड आज करना चाहिए या पेमेंट करूंगा तब रिकॉर्ड करना चाहिए? यार एसी को आप आज यूज कर रहे हो, उसकी हवा भी खा रहे हो, उसकी वैल्यू भी आज ही कम हो रही है, डेप्रिशिएट हो रहा है मतलब हो, और पेमेंट आप 3 महीने बाद कर रहे हो, तो एंट्री कब रिकॉर्ड होनी चाहिए? आज ही होनी चाहिए बेटा। तो अब जब हम अगली क्लास में नहीं, जब हम जिस भी दिन हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एक्रुअल और कैश में डिफरेंस पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ आएगा आपको, ठीक है। तो प्लीज एक्रुअल आप नोट से पढ़ लेना बच्चे, कुछ ज्यादा नहीं, यही बातें लिखी होंगी, ठीक है। मैं चाहता हूँ टाइम खराब ना करूं। मैं एक बार दोबारा से 3 मैंने आपको फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन पढ़ाई है। जब भी कोई कंपनी अपने अकाउंट्स मेंटेन करती है तो ये 3 बातें हमेशा माइंड में रखती है, ठीक है। या कोई कंपनी, किसी कंपनी में सी अगर ऑडिट करने जाता है तो ये 3 बातें मान के चलता है कि कंपनी फॉलो कर रही होगी। मेरी बात बहुत ध्यान सुन रहा, ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। तो जब भी कोई सीए इनकी ऑडिट करने जाएगा इनकी कंपनी की, वो 3 बातें मान के चलता है। पहली क्या बात मान के चलता है? गोइंग कंसर्न, कि ये कंपनी क्या फॉलो कर रही है? गोइंग कंसर्न फॉलो कर रही है। दूसरा, ये कंपनी क्या फॉलो कर रही है? कंसिस्टेंसी फॉलो कर रही है, ठीक है जी। और तीसरा, ये कंपनी क्या फॉलो कर रही है? एक्रुअल कॉन्सेप्ट फॉलो कर रही है। मतलब क्या हुआ? इन तीनों का अपना मतलब है। एक्रुअल का मतलब अपनी बुक्स में ट्रांजेक्शन को कब रिकॉर्ड करती है? जिस दिन या तो आपने गुड्स बेच दिया है या जिस दिन आपने सर्विस रेंडर कर दिया है। कैश से कोई मतलब नहीं है। कंसिस्टेंसी क्या कहता है? ये कहता है कि कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अगर आपने एक बार अडॉप्ट कर ली है, अप्लाइड कर लो, उसे अप्लाइड करो ईयर टू ईयर। अगर ऐसा करते हैं तो आपके अकाउंट्स क्या होंगे? मोर कंपेरेबल होंगे, आप उनको कंपैरिजन कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आपके अकाउंट्स, आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर ली है तो आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हमने लिखवा दिया कि लॉ अलाउ करना चाहिए, है ना, एएस अलाउ होने चाहिए, या उससे आपकी ट्रू एंड फेयर पिक्चर आती है अकाउंट्स की। और गोइंग कंसर्न क्या कहता है? कि हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा, अभी नियर फ्यूचर में बंद नहीं होने वाला है। तो जब भी कोई कंपनी, जब भी कोई सीए किसी कंपनी के अकाउंट चेक करने जाता है तो मान के चलता है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है कि कंपनी ये फॉलो कर रही होगी। अगर नहीं कर रही है तो उसके अपने रिपोर्ट में लिखना पड़ता है कि भाई ये कंपनी तो गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रही है, ये कंपनी कंसिस्टेंट। देखो एक बात बताओ, अगर मुझे इन्वेस्टर को आप सोचो, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि ये तीनों अकाउंटिंग एजम्पशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा। अगर एक बात बताओ, एक सीए एक कंपनी का ऑडिट करने गया और वो कंपनी गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रही है, गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वो कंपनी फ्यूचर में भागने वाली है, बंद करने वाली है अपना धंधा, बिजनेस बंद कर देगी अब, ठीक है सर। अगर सीए ने चीज नोटिस नहीं करी, अकाउंटेंट ने चीज नोटिस नहीं करी, तो सीए ने अपनी रिपोर्ट में लिखा ही नहीं होगा। उसने मान लिया जी हाँ गोइंग कंसर्न फॉलो कर रही है, तो इससे क्या होगा? जो इन्वेस्टर है, जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया है, ये जो फ्यूचर में लगाने वाले, वो लुट जाएंगे ना। कंपनी क्या करेगी? जानबूझ के अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करेगी और वो पॉलिसी अप्लाइड करेगी, चेंज करेगी, जिससे उसका प्रॉफिट ज्यादा दिखे। क्यों? जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो क्या होगा? ज्यादा लोग आपकी कंपनी पैसा इन्वेस्ट करेंगे बेटा, आपकी कंपनी की पिक्चर ज्यादा अच्छी दिखेगी ना।
समझ पा रहे हो? तो इसीलिए हमें सीए को चेक करना पड़ता है भैया कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, जो पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है चेंज तो नहीं कर रही। चेंज कर सकती है लेकिन कब, जब तीन बातें होंगी। अगर ये मजे मजे में चेंज कर रही है तो मतलब ये मिसलीडिंग कर रही है, मिसलीड कर रही है किसको, इन्वेस्टर को। और एक्वेल, इसमें पक्का अगर कोई कंपनी एक्वेल फॉलो नहीं कर रही है, उस केस में भी उसके अकाउंट्स मिसलीडिंग रिजल्ट आते हैं बेटा। इसका मैं नेक्स्ट क्लास समझाऊंगा बेटा। लेकिन आई थिंक इन बातों से आपको समझ आ गई होगी, गोइंग कंसर्न और कंसिस्टेंसी और एक्वेल बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब भी कोई सीए ऑडिट करने जाएगा तीनों चेक करता है, और अगर ये कंपनी तीनों चीज फॉलो नहीं कर रही है तो रिपोर्ट में लिखेगा कि कंपनी गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रही है, कंपनी कंसिस्टेंसी नहीं फॉलो कर रही है, या कंपनी एक्वेल नहीं कर रही है। ठीक है जी। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया इसके ऊपर। फाइनली आप 11th क्लास के बच्चे हैं, अगर आप नोट्स देखेंगे तो चार चार लाइन लिखी है, वो चार लाइन ही पढ़नी है बेटा आपको। लेकिन वो चार लाइन जब समझ आएंगे इतनी सारी बातें हम चर्चा करेंगे बेटा। अगर मैं सीधा ही चार लाइन पढ़ाऊंगा आपको तो बाकी बातें समझ नहीं आएंगी। ठीक है जी। तो कल हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल करेंगे। आज मैंने ये तीन फंडामेंटल थे खत्म कर दिए बेटा। थोड़े मुश्किल थे बच्चे, मैं एक बार दो तीन बार रिकैप करूंगा, टेंशन मत लेना। अभी अभी मैंने आज टाइम लगाया, अगली क्लास में शायद मैं 10 मिनट के अंदर तीनों रिवाइज करवा दूंगा आपको। ठीक है, पहली बार में टाइम लगता है, आगे टाइम लगेगा बच्चा। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बोलो बच्चों। समझ आ रहा है? थोड़ा सा मुश्किल था आज की क्लास। मैंने पहले ही बताया थर्ड चैप्टर में नॉर्मली एग्जाम बच्चों को जल्दी से नहीं करवाता हूँ। पहले हम कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक कर लेते हैं फिर आते हैं इस पे। बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो यहाँ पे समझ नहीं आती बेटा। यहाँ तक बताओ कोई डाउट तो नहीं किसी के बच्चे, जल्दी फटाफट से फास्ट। नहीं बच्चों को डाउट, जल्दी बताओ जी। बोलेंगे तो बात कैसे बनेगी बेटा, जल्दी बताओ। विकास कुमार जी कह रहे नहीं भैया। हाँ नेहा, मैंने नहीं कराया, आपने ट्राई किया बेटा? मैं करवा दूंगा बच्चा, टेंशन मत लो। चले फिर, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? जल्दी बताओ, डाउट है तो बताओ बेटा। थोड़ा घर जाके रिवाइज करना एक बार दोबारा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा एक बार देखेंगे, आई थिंक समझ आ जाएगा बेटा। ठीक है जी। चलिए फिर, चलो मैं करवा दूंगा बच्चा, टेंशन मत लो। चलिए बच्चों, ओके बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी।